गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल टाउन से साइंस के अध्यापक के द्वारा आज कक्षा 6 के लिए के अंतर्गत सजीव की विशेषताएं एवं आवास पाठ नंबर 9 को आगे बढ़ा रहे हैं हम, जिसमें आज हम पढ़ेंगे आसपास हमारे आसपास के जीव। हमने विभिन्न आवास क्षेत्रों की यात्राएं की तथा अनेक पौधों एवं जंतुओं की चर्चा भी की। क्रियाकलाप 1 में हमने विभिन्न परिवेश में पाए जाने वाले वस्तुओं, पौधों एवं जंतुओं की सूची बनाई। कल्पना कीजिए कि यदि हम न जानना चाहें कि हमारी सूची में सजीव कौन से उदाहरण हैं, आइए वन में पाई जाने वाली वस्तुओं के विषय में सोचें। वृक्ष, आरोही लता, विश्वप्रिय लता, छोटे बड़े जंतु, पक्षी, सर्प, कीट, चट्टान, पत्थर, मिट्टी, जल, वायु, सूखी पत्तियां, मृत जंतु, छत्रक एवं काई, मांस वन में पाई जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के कुछ उदाहरण हैं। इनमें से कौन सजीव है? अपने चारों ओर पाए जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के विषय में सोचिए तथा उन्हें निर्जीव एवं सजीव समूह में बांटिए। कुछ प्रकरणों में हमारे लिए यह आसान होगा। उदाहरण के लिए हमारे घर की कुर्सी, मेज जैसी वस्तुएं सजीव नहीं है। पहली एडवर्ड लेयर द्वारा रचित कंप्लीट नॉनसेंस का यह पद पढ़ रही थी। मेज ने कुर्सी से कहा, तुम्हें पता नहीं मैं गर्मी में कितनी तपी हूं एवं अपने पैरों की विवाई से यदि हम थोड़ा टहल जा पाते हैं, हम थोड़ा बोल पाते, प्रार्थना करो हम वायु ले सके। मेज ने कुर्सी से कहा, कुर्सी ने मेज से कहा, अब तुम जानती हो कभी हम समर्थ नहीं हैं। तुम कैसी मूर्खतापूर्ण बातें करती हो जबकि तुम जानती हो हम चल नहीं सकते। मेज ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, कोशिश करने में क्या हर्ज है, मेरे पास भी उतने ही पैर है जितने तुम्हारे, हम दो पैरों पर क्यों नहीं चल सकते। पहली और बूझो की कविता बहुत मज़ेदार लगी क्योंकि वे जानते थे कि मेज और कुर्सी सजीव नहीं हैं, अतः ये न तो चल सकते हैं न बोल सकते हैं। हम जानते हैं कि कुर्सी, मेज, पत्थर अथवा एक सिक्का सजीव नहीं है। इस प्रकार हम जानते हैं हम जीवित हैं और हमारी तरह संसार में सभी मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, गिलहरी, कीट जैसे जंतु सभी सजीव है। हमें कैसे पता चलता है कि कोई वस्तु सजीव है? कभी कभी यह निर्णय करना इतना आसान नहीं होता। हम कहते हैं कि पौधे सजीव है, परंतु वे कुत्ते अथवा कबूतर की भांति चल नहीं सकते। दूसरी ओर एक कार अथवा बस चल सकती है, फिर भी हम उन्हें निर्जीव कहते हैं। पौधे एवं जंतु समय के साथ वृद्धि करते हैं, परंतु कई बार ऐसा भी प्रतीत होता है जैसे कि आकाश में बादल अपने आकार में वृद्धि कर रहे हो। तो क्या इसका अर्थ है कि बादल सजीव हैं? नहीं। तो आखिरकार हम निर्जीव एवं सजीव में अंतर किस प्रकार करेंगे? क्या सजीव में कुछ विशेष लक्षण होते हैं जो उन्हें
निर्जीव पदार्थ से अलग करते हैं। आप स्वयं सजीवों का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। आप में ऐसे कौन से विशेष लक्षण हैं जो आपको निर्जीव वस्तुओं से अलग करते हैं? अपनी नोटबुक में ऐसे कुछ लक्षणों के नाम लिखिए और अपनी बनाई सूची को ध्यान से देखिए एवं पता लगाइए कि कौन से लक्षण अन्य जंतुओं अथवा पौधों में भी पाए जाते हैं। संभवतः इनमें से कुछ लक्षण सभी सजीव वस्तुओं में एक समान होते हैं। क्या सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है? अध्याय 1 और 2 में हमने यह जाना कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन हमारे लिए एवं विभिन्न जंतुओं के लिए नित्यांत आवश्यक है। हमने यह भी सीखा कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जंतु भोजन के लिए पौधों अथवा अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। भोजन सजीवों को उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। सजीवों को उनके अंदर होने वाले अन्य जैव प्रक्रमों के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता है। क्या सभी जीवों में वृद्धि परिलक्षित होती है? क्या 4 वर्ष पुराना कुर्ता आपको अभी भी ठीक आता है? इसे आप अब और नहीं पहन सकते? क्या ऐसा नहीं है? इन वर्षों में आप लंबे हो गए हैं, आपको इसका आभास नहीं हो रहा, लेकिन आप में हर समय वृद्धि हो रही है। कुछ वर्ष बाद आप वयस्क हो जाएंगे। जंतुओं के बच्चे भी वृद्धि कर वयस्क हो जाते हैं। आपने अवश्य देखा होगा कि कुत्ते के पिल्ले वयस्क हो जाते हैं। एक अंडे से स्फुटित होकर के चूजा मुर्गी का बच्चा। मुर्गी का बच्चा वृद्धि करके मुर्गी अथवा मुर्गों में परिवर्तित हो जाता है। पौधे भी वृद्धि करते हैं। अपने चारों ओर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधों का अवलोकन कीजिए। इनमें से कुछ बहुत छोटे अथवा नवजात हैं, कुछ विकसित हैं। ये सभी वृद्धि की विभिन्न स्थितियों में हो सकते हैं। कुछ दिनों और कुछ सप्ताह बाद पौधों को देखिए, आप देखेंगे कि उनकी लंबाई में वृद्धि हुई है। वृद्धि सभी सजीवों में होती है। क्या आप जानते हैं कि निर्जीव वस्तुएं वृद्धि प्रदर्शित नहीं कर सकती? क्या हम सभी सजीव श्वसन करते हैं? क्या हम श्वसन के बिना जीवित रह सकते हैं? क्या हम श्वास लेते हैं तो बाहर की वायु शरीर के अंदर जाती है। जब हम श्वास छोड़ते हैं तो शरीर के अंदर की वायु बाहर निकलती है। श्वास लेना श्वसन क्रिया का एक हिस्सा है। श्वसन में अंदर ली गई वायु को ऑक्सीजन की कुछ मात्रा का उपयोग होता है। इस क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड को हम श्वास के द्वारा बाहर निष्कासित कर देते हैं। गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली जैसे कुछ जंतुओं में श्वसन क्रिया मनुष्य की तरह ही होती है। इनमें से किसी भी जंतु को विश्राम की अवस्था में प्रेक्षण कीजिए तथा उसके अंदर की गति पर ध्यान दीजिए। यह मंद गति उनके श्वसन लेने की क्रिया को दर्शाती है। श्वसन सभी सजीवों के लिए आवश्यक है। ग्रहण के लिए भोजन से श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। कुछ वस्तुओं में गैस आदान प्रदान का तरीका भी भिन्न हो सकता है, जो श्वसन का एक हिस्सा होता है। उदाहरण के लिए केंचुआ त्वचा द्वारा सांस लेता है। हमने पढ़ा है मछली के गिल होता है, जिनकी सहायता से वह जल में विलय वायु से ऑक्सीजन अवशोषित करती है। क्या पौधे भी श्वसन करते हैं? पौधों को श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः उनकी पत्तियों द्वारा होता है।
पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु को अंदर लेती है तथा ऑक्सीजन का उपयोग करती है व कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित कर देती है। हम जानते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं। क्या ऑक्सीजन छोड़ते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। श्वसन क्रिया दिन और रात दोनों में ही निरंतर चलती रहती है। भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधे द्वारा श्वसन के उपयोग में की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक होती है। क्या सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुकृत क्रिया करते हैं। जब आप नंगे पैर टहल रहे हैं तथा आपका पैर अचानक किसी कांटे अथवा नुकीली पत्थर पर पड़ जाए तो आप किस प्रकार अनुक्रिया करेंगे। जब आप अपने प्रिय व्यंजन को देखते हैं अथवा उनके विषय में सोचते हैं तो क्या अनुभव होता है। आप अंधेरे स्थान से अचानक तेज धूप में जाते तो क्या होता है। आपकी आंखें स्वतः ही कुछ क्षण के लिए बंद हो जाती है जब तक कि वे तेज प्रकाश के अभ्यस्त नहीं हो जाती। आपका प्रिय व्यंजन तेज प्रकाश एवं कांटा उपरोक्त स्थितियों में आपके बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के कुछ उदाहरण हैं। हम इन सभी प्रकार के परिवर्तनों की प्रति अनुक्रिया करते हैं। वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को उद्दीपन कहते हैं। क्या दूसरे जंतुओं में भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है। खाना देते समय जंतु पशु के व्यवहार को ध्यान से देखिए। क्या वे भोजन देखते ही अचानक अधिक चैतन्य नहीं हो जाते। जब आप एक चिड़िया की ओर कदम बढ़ाते हैं तो वे क्या करती है। जब जंगली जानवरों पर तीव्र प्रकाश डालते हैं तो वे भाग खड़े होते हैं। इसी प्रकार यदि रात्रि में आप रसोई घर में बल्ब प्रदीप्त कर देते हैं तो कॉकरोच अचानक अपने छिपने के स्थान से भाग जाते हैं। क्या आप जंतुओं के उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के कुछ और उदाहरण दे सकते हैं। क्या पौधे भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कर दर्शाते हैं। कुछ पौधों के पुष्प केवल रात्रि के समय ही खिलते हैं। कुछ पौधों के पुष्प सूर्यास्त के बाद बंद हो जाते हैं। छुई भी गुलमेंदी के पौधे की पत्तियों को छूने पर अचानक मुरझा सिकुड़ जाती है। यह पौधों में उद्दीपन की अनुक्रिया का कुछ उदाहरण है। गमला देखिए। कुछ दिनों तक पौधे को नियमित जल देते रहिए। क्या यह पौधा खुले स्थान पर रखे पौधे की तरह सीधा ऊपर की ओर वृद्धि करता है। यदि यह सीधा वृद्धि नहीं करता तो ज्ञात कीजिए कि यह किस ओर मुड़ता है। आपने विचार में क्या यह किसी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया है। क्या सजीव वस्तुएं अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया दर्शाती है। सजीवों में उत्सर्जन। सभी सजीव भोजन करते हैं। जीव इस ग्रहण किए हुए भोजन की संपूर्ण मात्रा का उपयोग नहीं करता। आहार का केवल कुछ ही भाग जीव के शरीर द्वारा उपयोग में आता है। भोजन के बचे हुए शेष भाग का क्या होता है। वे इसे अपशिष्ट के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं। विभिन्न जैव प्रक्रमों के फलस्वरूप हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। सजीव द्वारा इस अपशिष्ट पदार्थों के निष्कर्षण को प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। क्या पौधों में भी उत्सर्जन होता है। हाँ, पौधे भी उत्सर्जन करते हैं परंतु उनमें एक प्रक्रम का ढंग कुछ अलग है। कुछ पौधों में अपशिष्ट पदार्थ पौधे के कुछ विशेष भागों में संग्रहित किए जाते हैं जिससे
पौधे की कोई हानि नहीं पहुंचती है। पौधों में अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन स्वाय के रूप में होता है। उत्सर्जन संधियों का एक दूसरा सामान्य लक्षण है। क्या सजीव सृजन, अब कल हम पढ़ेंगे क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं, पेज नंबर 90 पर। ठीक है बच्चों, तब तक आपको आज जो मैंने प्रश्न दिए हैं या बता रहा हूँ मैं आपको प्रश्न, उन प्रश्नों को आपको हल करके लाना है। पहला प्रश्न नोट कीजिए आप, जो आपको अपने अभ्यास पुस्तिका में करना है, वो ये है, उत्सर्जन किसे कहते हैं? सजीवों में उत्सर्जन कैसे होता है या उत्सर्जन किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न आपको करना है, क्या सभी सजीवों में वृद्धि परिलक्षित होती है? दो प्रश्न आपको करके लाने हैं और कल मुझे दिखाना है। तब तक के लिए बाय, गुड बाय बच्चों।